नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की डेट में हम लोग जीएस फर्स्ट पेपर का लेक्चर देखेंगे। आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का है और इसी सीरीज़ में साम्राज्यवाद औपनिवेशवाद की प्रक्रिया और चरणों को हम लोग देख रहे थे। आज हम लोग तीसरे लेक्चर में इस पूरे के पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से यूएसए की नीतियों का विकास पर कौन कौन से प्रभाव पड़े हैं, ठीक है, तो उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। और आज की डेट में यह पीडीएफ आप लोगों को पेड व्हाट्सएप ग्रुप जो है आपका यूपी पीसीएस में 2019 और 20 में आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी करा दीजिएगा। चलिए लेट न करते हुए आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। यूएसए की नीतियों का विकास पर प्रभाव जो पड़ा था, ठीक है, इकोनॉमिक इफेक्ट जो पड़ा था, तो उसकी चीज़ों को बारे में देखेंगे। ठीक है, देखिए लैटिन अमेरिकी देशों के स्वतंत्रता आंदोलन को यूएसए द्वारा समर्थन व मुनरो सिद्धांत के तहत यूरोपीय देशों की गतिविधियों को इन क्षेत्रों में सीमित करके अपने वर्चस्व की स्थापना करना इसका मूल उद्देश्य था। ठीक है, यूएसए द्वारा क्या किया गया था कि विभिन्न नीतियों के माध्यम से लैटिन अमेरिका में अपने प्रभाव का विस्तार किया गया है, कि जैसे बिग स्टिक पॉलिसी है, डॉलर कूटनीति है, अच्छे पड़ोस की नीति, ये सारी नीतियों का पालन किया गया। किंतु हुआ क्या कि घटनाएं आगे बढ़ती हैं। समस्त नीतियों का स्वरूप किसी न किसी रूप में एक साम्राज्यवादी रहा। ठीक है, यूएसए द्वारा कठपुतली सरकारों की स्थापना की जाती है। ठीक है, कि किसी ऐसे व्यक्ति को सत्ता में स्थापित करना जो आपके हितों की बात कर सके, हितों के अनुसार कार्यों को कर सके। आंतरिक मामलों में निरंतर हस्तक्षेप जो कई बार युद्धों के लिए उत्तरदायी भी होता है। तो ये सारे के सारे विकास में अवरोधक माने जाते हैं। अफ्रीका में विकास के अवरोधक तत्व कौन कौन से थे, तो इनको देख लेते हैं। कि जैसे 19वीं सदी के तीव्र औद्योगिक जो औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा थी, तो प्रतिस्पर्धा के वातावरण में अफ्रीकी महाद्वीप का विभिन्न यूरोपीय देशों जैसे फ्रांस है, ब्रिटेन है, पुर्तगाल है, स्पेन है, बेल्जियम है, इनके मध्य बंटवारा होता है। और होता क्या है कि इन देशों उपयुक्त देशों द्वारा क्या होता है कि अफ्रीकी देशों में संसाधनों का तीव्र दोहन किया जाता है। ठीक है, और शोषण की प्रक्रिया यहीं से स्टार्ट होती थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में क्या होता है कि राष्ट्रवादी गतिविधियों को बढ़ने एवं अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का टूटना स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है। जो स्वतंत्र अफ्रीकी देश थे, तो इनका अस्तित्व में आना और नवीन परिस्थितियों से अनुकूलन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, जिससे उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का टूटना प्रारंभ होता है, समाप्ति की ओर ये लोग जाते हैं। ठीक है, अब अगली चीज़ क्या है कि जैसे अवरोधक कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, विकास में अवरोधक कारक की जैसे राजनीतिक कारक में राजनीतिक अस्थिरता आती है, कि राजनीतिक अस्थिरता से लोकतांत्रिक परंपराओं की जो बार बार अवहेलना की जाती है, अस्वस्थ लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होता है, जिससे सैनिक तख्तापलट होता है। ठीक है, तानाशाही, ये सारी की सारी समस्याएं राजनीतिक रूप से अस्थिरता के रूप में हमें सामने दिखाई देती हैं। राष्ट्रीय भावना का अभाव भी देखा जाता है। यद्यपि राष्ट्रवादी भावना के प्रसार ने अफ्रीकी देशों को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होती है, लेकिन शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, पिछड़ेपन के कारण राष्ट्रवाद का उतना प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, जिससे उसे एकता के सूत्र में नहीं बांध सका। अफ्रीकी एकता संगठन की सफलता, कि जैसे अफ्रीकी एकता संगठन जो है, नव स्वतंत्र देशों, जो नए नए स्वतंत्र देश थे, तो उन देशों के आपसी संबंधों को अपेक्षित मजबूती देने में भी ये असफल रहता है। ठीक है, जो अफ्रीकी एकता संगठन रहता है, और इसका कारण जैसे इनके मध्य भाषा, संचार साधन, आर्थिक असमानता का भी होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा था। ठीक है, सामाजिक कारणों की बात करते हैं, तो सामाजिक कारणों में कबीलावाद, जैसे देखिए अफ्रीकी देशों में क्या होता था कि सामाजिक जीवन में जनजातीय संबंधों का विशेष महत्व होता है। ठीक है, कि जैसे जो जनजातीय लोग हैं आपस में रिलेशन किस तरीके से इस्टेब्लिश करते हैं, और राष्ट्रवादी तत्वों के प्रसार के अभाव में लोगों की राष्ट्र के प्रति निष्ठा में कमी होती चली जाती है, जिससे जनजातीय एकता को बल मिलता है। और इसके मध्य संघर्ष और वर्चस्व की लड़ाई से भी क्या होता है कि हमारी समाज में बहुत ही तनाव की स्थितियां बनने लगती हैं। और क्या चीज़ थी कि जैसे नस्ल भेद है, अफ्रीकी देशों को यूरोपीय भागों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, तो जो कि गोरे थे भाई, अमेरिकी लोग, यूरोपीय लोग जो थे वो कैसे, किस कलर के थे, वो गोरे थे। और जो अफ्रीकी देश थे के लोग थे, जो कबीलाई लोग थे, वो काले थे। ठीक है, तो जो गोरे लोग थे वो स्वयं को शासक वर्ग मानते थे, किंतु बदलती परिस्थिति में क्या हुआ, गोरे कालों के मध्य
वैमनस्य की तीव्रता बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। ऐसी परिस्थितियाँ दिखाई पड़ती हैं अफ्रीका में। ठीक है। आर्थिक कारणों की जहाँ तक बात की जाएगी तो आर्थिक कारणों में आर्थिक नियोजन यानी प्लानिंग का जो हमारी प्लानिंग होती है, देश की इकोनॉमिक प्लानिंग किस तरीके से होनी चाहिए, तो ऐसा अफ्रीका में नहीं हुआ। ठीक है। अफ्रीकी देशों में संसाधनों की प्रचुरता थी, लेकिन शोषण यूरोपीय देशों ने किया। ठीक है। इसके बाद जो कुछ कंट्रीज़ जो हैं स्वतंत्र भी हुए तो उनकी इकोनॉमिक प्लानिंग अच्छी नहीं हुई। ठीक है। उनका सुनियोजित जो दोहन था ना होने के कारण ही आर्थिक दृष्टि से ये प्रायः कमज़ोर पड़ने लगे। ठीक है। निर्मित वस्तुओं की विविधता का अभाव, की जैसे वस्तुओं का निर्माण किया जाता था लेकिन विविधता नहीं थी। ठीक है। अफ्रीकी देशों की अर्थव्यवस्था की एक विशेषता रही है कि यहाँ पर पूंजी अर्थव्यवस्था एक या दो वस्तुओं के निर्यात पर ही आधारित रहती, कि ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं क्रिएट किए जाते, नहीं बनाए जा सकते थे। ठीक है, नहीं बनाए जाते थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बाजार मूल्यों के उतार चढ़ाव से संपूर्ण अर्थव्यवस्था के पतन की स्थिति हमें देखने को मिलती है। ऋणग्रस्तता की बात कर लेते हैं तो देखिए, आर्थिक संकट की स्थिति में विदेशों से ऋण प्राप्ति हुई। अब ऋण की अदायगी में क्या है, असमर्थ होने की स्थिति से ऋणग्रस्तता बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, गरीबी भुखमरी की स्थिति आने लगी। आर्थिक विपन्नता, विश्व में खाद्य मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। खाद्य आत्मनिर्भरता के अभाव से गरीबी और भुखमरी दोनों के दोनों मानव संसाधन की विकास पर भी बहुत ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके साथ साथ में अकाल पड़े, सूखे पड़े, तो ये सारी की सारी कारण मिलने के बाद गरीबी और भुखमरी की स्थिति हमें देखने को मिलती है। ठीक है। अगली चीज़ क्या है, नव उपनिवेशवादी और गतिविधियों का अफ्रीकी विकास पर प्रभाव। तो देखिए, नव उपनिवेशवादी प्रवृत्तियों के फलस्वरूप अफ्रीकी देशों को अफ्रीकी देशों के जो शोषण को बल मिलता है। ठीक है। इसके तहत जो धनी देश थे उनका अफ्रीकी देशों की नीतियों पर बार बार प्रभावित किया गया, हस्तक्षेप किया जाता था। ठीक है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली किया जाता था। ठीक है। इससे देश के स्थायित्व और विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव हमें देखने को मिलता है। ठीक है। अब जैसे देखिए, दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद की नीति, तो इसकी पृष्ठभूमि को सबसे पहले देख लेते हैं कि जैसे 1910 में पूर्व दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी की जीवनी में दक्षिण अफ्रीकी रंग भेद नीति की स्पष्ट चर्चा मिलती है। अफ्रीका के उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया में दक्षिण अफ्रीका का संदर्भ आता है और 1795 ईस्वी में केप पर ब्रिटेन का अधिकार हो जाता है और 1830 के दशक में बोअर यानी डच द्वारा ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट की स्थापना की गई होती। इन्हीं दोनों को आधार बनाकर अन्य क्षेत्रों को मिलाकर अंग्रेजों ने 1910 में दक्षिण अफ्रीकी संघ की स्थापना करते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे 1910 में क्या चीज़ें घटित होती हैं कि 1910 में अंग्रेजों द्वारा दक्षिण अफ्रीकी संघ की स्थापना के साथ ही यहाँ लोगों के साथ रंग भेद नीति की शुरुआत की जाती है। जनसंख्या का स्वरूप कैसे रहता है कि जैसे 70% लोग जो रहते हैं अश्वेत अफ्रीकी, जो मूल अफ्रीका के रहने वाले हैं, और 18% गोरे थे, 12% अन्य थे। गोरे कौन, यूरोपियन, डच प्लस ब्रिटिश। ठीक है, डच 60% थे और ब्रिटिश 40% थे। ठीक है, 18% में ध्यान रखिएगा, और 12% अन्य थे, मिश्रित 9% प्लस एशियाई 3%। द्वितीय विश्व युद्ध तक रंगभेद की नीति जो होती है तो इसका धीरे धीरे विकास होता है, लेकिन इसके बाद क्या होता है कि जब मलान 1948 से 54 दक्षिण अफ्रीका के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उस समय इस नीति को व्यापक आधार मिलता है। ठीक है, इनकी पार्टी अफ्रीकी नेशनल पार्टी रंग भेद समर्थक पार्टी कही जाती है, जिसका मानना था कि गोरे लोग स्वामी होते हैं जबकि अश्वेत लोग जो यानी काले लोग जो होते हैं वो तुच्छ प्राणी होते हैं। तो ऐसी अवधारणा समाज में व्याप्त हो चुकी थी उस समय तक। ठीक है। अब अगली चीज़ क्या है कि जैसे तत्कालीन अफ्रीकी धार्मिक संस्थानों, विशेषतः डच सुधारवादी चर्च जो दक्षिण अफ्रीका का राजकीय चर्च था, उसने भी रंग भेद नीति का समर्थन किया। रंग भेद के मतलब गोरे और कालों में विभेद करना। ठीक है, रंग भेद नीति की महत्वपूर्ण विशेषताएं थी कि जैसे काले गोरों में वैवाहिक एवं अन्य संबंध प्रतिबंधित थे, कि जैसे एक काला है वो गोरों में शादी नहीं कर सकता, एक गोरा है कालों में शादी नहीं कर सकता। कालों के लिए विशेष आवास क्षेत्र बनाए जाते थे कि जैसे जो काले लोग हैं उनके लिए अलग से स्थान हो। प्रजाति पहचान पत्र दिया जाता था, उनको मताधिकार उनको नहीं करने दिया, उनको वोटिंग के अधिकार नहीं थे। हड़तालों पर विरोध था कि हड़ताल आप नहीं कर सकते थे। ये सारी की सारी चीज़ें
रंग भेद नीति की अंतर्गत आती हैं। अब देखिए, रंग भेद नीति का विरोध, दक्षिण अफ्रीका के अंदर रंग भेद नीति का विरोध जो है एक दुष्कर कार्य था। विरोधियों को साम्यवादी कहकर कठोर दंड दिया जाता था। ठीक है, आगे चलकर अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व में संस्थागत स्तर पर रंगभेद नीति का विरोध धीरे धीरे फिर स्टार्ट होता है। ठीक है, एएनसी यानी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व में 1950 के दशक में अल्बर्ट लुथली, ठीक है, ने रंगभेद विरोध नीति को अपनाया और एक आंदोलन का रूप दिया। 1955 में एएनसी का जो अश्वेत अफ्रीकियों के साथ एशियाई और मिश्रित लोगों का गठबंधन तैयार किया जाता है। एएनसी ने अपना एक चार्टर जारी किया होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं की मांग की गई होती है, जैसे मताधिकार। पहले उनको मताधिकार का अधिकार नहीं था, विचार, धर्म, प्रेस, न्याय, इन सारी चीज़ों की स्वतंत्रता नहीं थी। तो इन चीज़ों की मांग करते हैं अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, पहले देखिए यही अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस रहता है जो सपोर्ट करता है, लेकिन बाद में यही चीज़ें विरोध करने स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब देखिए 1960 में क्या होता है कि 1960 में सिर्विले नामक स्थान पर एएनसी के नेतृत्व में रंगभेद के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन होता है। नेल्सन मंडेला ने इसमें सक्रिय भागीदारी निभाई होती है और प्रदर्शन का दमन जो किया जाता है और 67 अफ्रीकी मारे जाते हैं, 15,000 गिरफ्तार होते हैं और नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास होती है। तो ये प्रक्रियाएं, ये घटनाएं घटित होती हैं। इसके पश्चात 1960 और 70 के दशक में आंदोलन क्रमशः विस्तारित हो जाता है और 70 के दशक के अंत तक जो है आपका रंग भेद नीति के पतन की प्रक्रिया आरंभ हो गई होती है। ठीक है, तो अब देखिए कहीं ना कहीं विरोध जो होंगे वैश्विक स्तर पर अन्य देशों के माध्यम से भी उठने लगेंगे, अन्य बड़ी बड़ी संस्थाओं के माध्यम से उठने लगेंगे। तो देखिए रंग भेद नीति का अंत कैसे होता है। 1961 में राष्ट्रमंडल देशों के समूह द्वारा इस नीति की आलोचना की जाती है। अफ्रीकी एकता संगठन यानी OAU, ठीक है, ने भी नीति की आलोचना की होती है। यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने जो आर्थिक बहिष्कार था उसका प्रस्ताव पारित किया कि जो लोग भी रंग भेद नीति को अपनाते हैं तो उनको आर्थिक बहिष्कार किया जाएगा। 1970 के दशक में अमेरिका ने इसकी आलोचना शुरू कर दी थी। अफ्रीका के स्वायत्त सरकार थी तो उनको कई देशों से मान्यता ही नहीं दी गई। तो ये बहुत सारी चीज़ें घटित हो रही थी जिससे रंग भेद नीति का अंत प्रारंभ होता। 1979 में जब दक्षिण अफ्रीका में बोथा की सरकार बनी तब उसने सरकार को सुरक्षित तथा विभिन्न प्रक्रियाओं को संतुलित करने के लिए रंग भेद नीति में कुछ ढील देनी प्रारंभ की। इसके तहत कदम उठाए गए। 1979 में कालों को जो मूल अफ्रीकी लोग थे जो ब्लैक थे, ठीक है, उनको ट्रेड यूनियन में भाग लेने की अनुमति दी गई। 1981 में स्थानीय परिषदों में निर्वाचन का अधिकार मिला और 1985 में समय दर समय चीज़ें अधिकार मिलते गए। काले गोरों में वैवाहिक संबंध पर भी प्रतिबंध को समाप्त कर लिया जाता है। तो ये सारी कुछ बातें यहाँ पर हमें दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, अब अगली चीज़ क्या है कि जैसे 1985 के बाद अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस का अग्रवादी जो चरण है वो उग्रवादी चरण जो है जिसके तहत सशस्त्र छापामार संघर्ष प्रारंभ होता है। तोड़फोड़ की गई होती है। 1986 में ब्रिटेन को छोड़कर अन्य राष्ट्रकुल सरकारों ने दक्षिण अफ्रीका पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया होता है। 1989 में क्या होता है, ठीक है, तो एक राष्ट्रपति बनते हैं डेक्लर्क। तो ये आपके राष्ट्रपति बने होते हैं। इसके द्वारा क्या होता है कि रंगभेद नीति की समाप्ति का वास्तविक कार्य जो होता है वो आपका स्टार्ट होता है। सरकार के स्तर पर सभी विभेदकारी कानून जो हैं रद्द कर दिए जाते हैं। 1990 में नेल्सन मंडेला आजीवन कारावास से मुक्त हो चुके होते हैं और 1991 में स्वायत्त सरकार तथा एएनसी के मध्य संविधान निर्माण के लिए वार्तालाप की शुरुआत होती है। अंततः 1993 में क्या होता है, समझौते के तहत 1993 में चुनाव होते हैं और चुनाव में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस जो है 2/3 जो आपके 2/3 से अधिक वोट उनको मिलते हैं और जो विजयी घोषित होते हैं जो आपकी एएनसी रहती है, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं।
तो ये आपका चीज़ें थी अफ्रीका में किस तरीके से रंग-भेद नीति को समाप्त किया गया, किस तरीके से विकास की प्रक्रिया और किस तरीके से उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद किस तरीके से प्रसार हुआ, विकास में कैसे बाधक तत्व आए, किस तरीके से रंग-भेद नीति का पहले प्रसार-प्रचार हुआ, फिर उसके बाद में इसका विघटन कैसे होता है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से देखा। तो यह पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को पेड व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। पेड व्हाट्सएप ग्रुप 2019-20 के लिए चल रहा है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, या तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।